नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। आप सभी जानते होंगे चुनावी माहौल है तो राजनीति की चर्चा है वो लगातार गर्म होगी। और हरियाणा प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए तो एक जैसे फिल्मी स्टोरी होती है जिसमें नित नए नए खुलासे हैं वो लगातार होते हैं। और जैसे फिल्मों में होता है कि दी एंड होने वाला है, उससे पहले ही क्लाइमैक्स है वो आ जाता है। ऐसा ही कुछ आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हुआ है जब कैबिनेट का विस्तार था। और राठी साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राठी साहब निर्दलीय विधायक हैं, वो काफ़ी जोर लगा रहे थे कि उनका भी कहीं नंबर पड़ेगा, लेकिन इस फैसले ने पूरी तरीके से चौंका दिया। किसी भी मतलब मंत्रालय में एक भी निर्दलीय विधायक का जिक्र है यहाँ पे नहीं आया। नैनपाल रावत है, इसको लेकर काफ़ी आश्वस्त थे। और दादरी से विधायक हैं सोमवीर सांगवान, वो तो कई दिन से इस जोड़ जुगत में लगे हुए थे। लगातार निर्दलीय विधायक कह भी रहे थे कि जेजेपी की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार है वो हम हैं, वो चलवाते रहेंगे भाजपा की। तो इसी सिलसिले में आज जो कैबिनेट विस्तार हुआ है उसमें डॉक्टर कमल गुप्ता है, हिसार से विधायक हैं और वो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। सीमा त्रिखा है, बड़खल से विधायक है, वो स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाया गया है। महिपाल ढांडा है, विधायक हैं पानीपत ग्रामीण से, उन्हें स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाया गया है। असीम गोयल हैं, स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाए गए, वो अम्बाला से विधायक हैं। अभय सिंह यादव हैं, नागल चौधरी से विधायक हैं। सुभाष सुधा हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र से वो विधायक है, स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाया गया है। बिशंबर वाल्मीकि हैं, इसी तरह भवानी खेड़ा से संजय सिंह है। रेड साहब, सबसे पहले निर्दलीय विधायक हैं, ये सोच रहे थे कि अब दुष्यंत हैं वो सरकार से चले गए हैं और जो आखिरी कुछ महीने बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको तरहीज है, जगह है, दी जाएगी, लेकिन भाजपा ने बिल्कुल नकारते हुए और इन 8 लोगों को है शामिल किया है। मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे देखते हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है अनिल विज का इसमें कहीं भी नाम है वो नजर नहीं आया। निर्दलियों की जहाँ तक बात है, निर्दलीय विधायक निराश जरूर हुए जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण उनकी जागी थी। वो भी करीब 4.5 साल के बाद। हाँ, कि अब तुम्हारी लॉटरी निकलेगी। हाँ, क्योंकि जेजेपी के 3 मंत्रालय खाली हुए थे। हाँ, अनिल विज जी को मंत्री नहीं बनाया गया, एक मंत्रालय उनका खाली था। हाँ, एक कमलेश ढांडा को भी अभी तक नहीं बनाया गया था। हाँ, तो अब वो उम्मीद मान करके चल रहे थे कम से कम भी जेजेपी के कोटे के जो 3 मंत्री पहले थे, हाँ, कि वो मंत्रालय जरूर कहीं न कहीं हाँ, निर्दलियों के अंदर बांटे जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को भी ड्रॉप किया है। हाँ, जिसमें अनिल विज का तो सार्वजनिक रूप से बात उनके मान मनोबल की भी चली। उन्होंने ये भी बयान दिया कि मेरे से बात नहीं की गई, हाँ, ना मैं रूठा हूँ। हाँ, वो दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो खुद भी इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। हाँ, जो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से जो पहले दिन ही उन्होंने संकेत दे दिया था। हाँ, लेकिन एक थोड़ी सी हैरानी की बात एक और भी आज रही कि इनकी महिला कोटे की मंत्री कमलेश ढांडा थी। हाँ, आज उनको भी इस मंत्रिमंडल के अंदर जगह नहीं ली गई। हाँ, लेकिन उनके जो हैं महिपाल ढांडा जी, हाँ, उनकी जगह पे एक जाट मंत्री को अगर कहीं एडजस्ट करना था, 2 पहले कैबिनेट में आ गए थे, हाँ, तो तीसरे जाट मंत्री जो है महिपाल ढांडा जी को बनाया गया। हाँ, और कई चौंकाने वाले नाम इसलिए मानता हूं मैं कि जैसे सीमा त्रिखा, हाँ, बार बार दावा तो पहले मंत्रिमंडल के लिए भी कर रही थी, लेकिन आज उनका नंबर लगा। और अभय यादव जी जो नांगल चौधरी से विधायक हैं, वो पिछली बार तो चर्चाएं थी कि भाई कहीं न कहीं किसी दूसरे मंत्री के या बड़े नेता के दबाव के अंदर उनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह नहीं मिली। हाँ, आज उनको जगह मिली है और बड़े अच्छे अधिकारी अच्छे से रहे हैं। और जो मंत्री बने हैं, सर्वप्रथम तो अपने चैनल की तरफ से हम उनको बधाई देना चाहेंगे कि वो अपना अच्छी प्रकार से जो समय उनको मिला है कि उसके अंदर अपना विकास के पथ पर हरियाणा प्रदेश को बढ़ाने का काम करें। हाँ, और जिन मंत्रियों को मंत्रालय के अंदर जिन एमएलएज को आज जगह नहीं मिली, तो निश्चित रूप से कि आखिरी ये 6 महीने का समय बचा था और उसके अंदर भी उनका दाव नहीं लगा, तो अब शायद मुश्किल ही है। निराशा कहेंगे या बड़ा झटका कहेंगे इसे? देखो, निर्दलियों के लिए तो निराशा ही मान करके चलो, बड़ा झटके की बात नहीं। क्योंकि बड़ा झटका तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ही 4.5 साल पहले इनको दे दिया था, जब जेजेपी से समर्थन ले लिया। एक जो इनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए था वो निर्भरता रही नहीं थी। हाँ, हाँ, और आज वो निर्भरता खत्म कर दी है एक तरह से दुष्यंत चौटाला ने। हाँ, जिस प्रकार से विश्वास मत हासिल किया, अपने विधायकों को उन्होंने श्वेत पत्र जारी करके कह दिया कि वोटिंग में हिस्सा नहीं लोगे। हाँ, तो हाउस के अंदर 41 की संख्या तो ऑलरेडी बीजेपी की पड़ती है। हाँ, और फिर कभी ऐसा दबाव आएगा हाँ, तो यही खेल फिर भी हो सकता है। रेड साहब, चुनाव से एन पहले क्या इसे बंदरबाट कहेंगे?
जो इस तरह नए विधायकों को लाना, मंत्री पद देना, क्योंकि आप जानते होंगे पिछली बार जब चुनाव हुआ था और खासतौर से देवेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे को काफ़ी भुनाया था कि जो इनके मंत्री थे, अधिकतम मंत्री हैं वो पूरी तरीके से है वो चुनाव हार गए थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हों, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हों, अन्य भी काफ़ी मंत्री थे, जो रामविलास शर्मा हों, वो भी चुनाव हार गए थे। तो क्या भाजपा ने पिछली बार इस फजीहत को देखते हुए पहले ही उन मंत्रियों को ड्रॉबैक ले लिया और ये बंदरबाट है जो मंत्रालय में अभी चली है? क्या मानते हैं? आपके बात से मैं सहमत हूँ इस बात के बारे में कि कहीं न कहीं सरकार के प्रति जनता के अंदर एक आक्रोश था। हाँ, जब मुख्यमंत्री ही बदलना पड़ गया। हाँ, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई ऐसा भ्रष्टाचार का तो आरोप अब तक नहीं लगा था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कभी इकट्ठा और संगठित होकर के हाईकमान को यह जताया था कि मुख्यमंत्री बदला जाए। हाँ। इस प्रकार की मांग भी नहीं थी। हाँ। लेकिन जनता का रुख जो अंदर का था, शायद वो केंद्रीय नेतृत्व ने पहचाना होगा, और जब मुख्यमंत्री बदले गए तो वो आंच तो नीचे तक आनी थी। और उसी चीज का ये शिकार जो इनके मंत्रिमंडल के जो कुछ साथी थे वो हो गए। लेकिन उसमें से तो जो पहले के जो मंत्री थे, कमलेश ढांडा और अनिल विज को ही ड्रॉप किया गया। बाकी तो मंत्री एज इट इज ले लिए गए। जेजेपी के कोटे के मंत्री वो जेजेपी मंत्रिमंडल से बाहर हो गई। 2 मंत्रियों अनिल विज का रहा और एक कमलेश ढांडा का रहा। बाकी तो 3 को तो और मौका मिलना ही था। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, अनिल विज ही शायद एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिनकी खुले तौर पर हर वर्ग है वो बेहद तारीफ करता था कि किसी भी समस्या को लेकर आदमी जाए, और गब्बर जी ने कहा गया और एक्शन में रहते थे हमेशा। कोई भी आदमी अगर चला गया तो तुरंत वहीं से फ़ोन करके मतलब हर समस्या को वो सुलझाते थे। क्या ये मान के नहीं चला जाए कि जिस चेहरे की या जिस मंत्री की इतनी अच्छी इमेज थी उन्हें मंत्रालय में सेट नहीं किया गया? दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि विज साहब खुद नहीं चाहते थे। अगर खुद नहीं चाहते तो क्या ये मान के चला जाए वो खुद चाहते थे कि मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाए, और सीनियरिटी को देखते हुए वो नायब सिंह सैनी के नीचे वो नहीं आना चाहते थे? इन दोनों में से किस बात को आप प्रमुख मानते हैं? ये तो उन्होंने आज भी एक बयान में अपने में कहा है कि भाई सीनियर तो मैं हूँ। हाँ, और काफ़ी सीनियर हूँ। हाँ, कहीं न कहीं उनके मन में यही बात थी कि नायब सिंह सैनी मेरे से काफ़ी जूनियर हैं। हाँ, और इनके मंत्रिमंडल के अंदर मैं मंत्री नहीं बनना चाहूँगा। हाँ, उनका सपना एक ही था कि अगर मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया जाता है कि सीनियरिटी के हिसाब से, वफादारी के हिसाब से पुराने बीजेपी की जड़ों से जुड़े हुए आदमी वो रहे हैं। जब किसी पुराने जमाने में बीजेपी से वो निकाल दिए थे तो आज तक अनिल विज जी ऐसे आदमी हैं जिन्होंने किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की, बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा भी और वो जीत करके भी रिजर्व भी करते थे, रिजर्व भी करते थे। और गब्बर की संज्ञा उनको दी गई। तुरंत एक्शन, उनके जो भी कष्ट निवारण समिति में वो कहीं जाते थे या दफ्तर में या उनके घर पे कोई आदमी, खुला दरबार एक तरह से लगता था जो किसी जमाने में चौधरी देवीलाल लगाया करते थे, तुरंत एक्शन मोड में दिखाई देते थे। तुरंत फोन मिलाना, किसी अधिकारी की कमी है तो उसको सस्पेंड करना या उस व्यक्ति के काम को करवाना। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अनिल विज जी की कमी जो है ना मंत्रिमंडल में जरूर खलेगी। मुलाकात के लिए जा रहे थे नायब सिंह सैनी, आज प्रोग्राम था, मुलाकात हो नहीं पाई है, तो एक खटास खुल के सामने आ रही है। ये तो देखो राजनीतिक बातें हैं। अनिल विज जी ने भी कहा कि मुझे तो पता नहीं कि वो मिलने के लिए आते, मैं तो सारा दिन घर पे ही था, आते तो मैं चाय पानी पिलाता। तो कहीं न कहीं सुर मैच नहीं हो रहे ना, सुर मैच नहीं हो रहे और कहीं न कहीं मन में खटास है। और डॉक्टर साहब, एक और सबसे बड़ा मुद्दा आज ये भी चला, दीपक बाबरिया से है, राजकुमार सैनी ने आज मुलाकात की है। नायब सिंह सैनी बनाने के बाद एक नया अलायंस है, ये बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मतलब ये मान के चला जाए कि कांग्रेस से राजकुमार सैनी की बातें हैं वो चल रही हैं। अब अगर बातें चल रही हैं तो क्या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का विलय करेंगे या गठबंधन करेंगे? और अगर राजकुमार सैनी कांग्रेस के साथ हैं, वो आते हैं, तो कितना फायदा है वो आप मानते हैं कि मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? देखो, इसका फायदा भी नुकसान भी दोनों चीजें जी, मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत मत है। पीछे जो हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल खराब हुआ था, उस माहौल का जो जनक माना जाता था, मैं मानता हूं कि राजकुमार सैनी जी थे। अगर वो आज कांग्रेस पार्टी के अंदर आते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर जब वो शामिल हो जाएंगे तो सीधी स्वाभाविक सी बात है कि वो पूरे प्रदेश के मंचों पे भी कांग्रेस के ऊपर जाएंगे। लेकिन राजनीति में परमानेंट दोस्त दुश्मन कहाँ होता है? नहीं होते। लेकिन जनता कई बार किसी न किसी बात को भूलती नहीं है। तो उसका तो मैं नुकसान ही नुकसान मानता हूँ, फायदा नहीं मानता हूँ। और उनका भी ये है कि मुलाकात उनकी जरूर हुई है कि हर पार्टी चाहती है कि चुनाव के समय पे कुछ बेनिफिट ले लिया जाए, उतना ही अच्छा है। लेकिन वो जिस प्रकार से बेलगाम होकर के पीछे बोल रहे हैं अपनी पार्टी बनाने के बाद, कभी भाजपा के खिलाफ, कभी कांग्रेस के खिलाफ, किसी विशेष जाति के खिलाफ जो जहर उगल रहे थे,
वो सीढ़ियां बार बार चलेंगी और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं न कहीं ये कहने में बड़ी आसानी होगी कि जो कल जिसके ऊपर कांग्रेस बड़े बड़े आरोप लगाती थी और आज वो कांग्रेस के ही मंच पर हैं और कांग्रेस के पक्ष में ही प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस, मेरा मानना है कि उनसे बचना चाहिए। माफी भी तो मांग लेते हैं राजनेता वक्त आने पे। देखो, उस माफी का कोई पैमाना नहीं होता। कभी ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में जब आपका ये महम का कांड हुआ था और एक किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन के अंदर संपत सिंह जी ने जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं माफी मांगता हूं कि महम कांड हुआ तो उस समय में जो है मैं प्रदेश का होम मिनिस्टर था, और जो किसानों का कांड हुआ था, कंडेला कांड, उसके ऊपर भी संपत सिंह जी ने माफी मांगी थी। तो लेकिन वो जनता माफ कहाँ कर पाती है? बिल्कुल, राजनीति में मुद्दे गाड़े नहीं जाते, इस वक्त आने पे है वो उखाड़े जाते हैं। अब राठ साहब देखिए, निर्दलीय विधायक सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक तरीके से दुष्यंत अब भी, मतलब एक कहें कि पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद हो रही है, क्योंकि असेंबली में 90 विधायक हैं हरियाणा प्रदेश की। व्हिप जारी करके 10 विधायकों को, मतलब व्हिप जारी कर दिया था, 5 पहुंचे थे तो 5 भी निकल गए, कहीं कार्रवाई ना हो जाए। हिमाचल प्रदेश में जैसे हुई, 6 लोगों को अयोग्य करार है वो दिया जा चुका है, तो अब हो जाता है 80 की, उसमें से 41 हो जाते हैं बीजेपी के। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत अब भी एक तरीके से मदद ही तो कर रहे हैं भाजपा की। बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए तो आज निर्दलीय निराश है। इंडिपेंडेंट्स के सहारे अगर आज ये सरकार निर्भर होती, तो ये तो आप कंफर्म मान करके चलो, आज निर्दलीयों में, इंडिपेंडेंट्स में से कम 3 से 4 मंत्री बनते। आप पीछे याद कीजिएगा, जब किसी भी प्रदेश के अंदर जो अल्पमत की सरकारें हैं और जो इंडिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसमें ज्यादा जगह इंडिपेंडेंस को दी जाती है मंत्रिमंडल के अंदर, और विभाग भी उनको अच्छे दिए जाते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों पर जो पानी फेरा है, वो तो प्रमुख रूप से दुष्यंत चौटाला जी ने एक सेफ जोन में बीजेपी को ऊपर जाकर के पानी फेरा है। तो ये बातचीत तो हुई होगी ना, क्योंकि बीजेपी अपने लोगों को मंत्री बना रही है, तो कहीं ना कहीं विधानसभाओं में असर पड़ेगा, जो कैंडिडेट हैं वो जाएंगे तो असर पड़ेगा कि हमारी विधानसभा को मंत्री पद दिया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बातचीत तो होगी, हर बातचीत होती है। गुणा भाग से क्या मिलता? गुणा भाग से हर पार्टी चलती है। वो हर एक चीज को ये देखती है कि किस चीज से तुम्हारे को डैमेज लगा है और किस चीज से तुम फायदे में आ सकते हो। और चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में हर प्रकार के गेम हर पार्टी खेलती है। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा दिमाग से सोच समझ के मंत्रिमंडल का गठन किया है कि जो पुराने जो आदमी थे, कि जो मंत्रिमंडल से बाहर हुए हैं, या जेजेपी के कोटे के मंत्री अपने विधायकों को दे करके अपनी पार्टी के ग्राफ को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट को बढ़ावा दे करके, ना किसी दूसरे को बढ़ावा दे करके। आज घरोंडा से भाजपा ने भी शंखनाद है वो कार्यक्रम करके अपना कर दिया है, और सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में है वो जनसभा है वो की गई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो भी मौजूद थे। नायब सिंह सैनी ने काफी तारीफें हैं आज खट्टर साहब की कही, और ये भी कहा कि खट्टर साहब को इस लोकसभा से ज्यादा मतलब पूरा जोर लगा के है वो खट्टर साहब को जिताया जाएगा। तो भाजपा ने भी शंखनाद कर दिया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दो स्थिति देश के अंदर बड़ी उलट हुई है। हाँ जी, वो हरियाणा में तो अब देखा जाएगा उसका परिणाम किस रूप में निकलेगा। एक तो स्थिति उल्टी ये हुई थी जब अपने योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और जो वहाँ के डिप्टी सीएम थे वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, और उनकी सीटों के ऊपर जो उपचुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, और दोनों के दोनों उपचुनाव जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आप राजस्थान का देखिए, एक सीट के ऊपर चुनाव नहीं हुआ था, कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के प्रत्याशी की मौत हो गई थी। उसके बाद जिनको इन्होंने मैदान में उतरना था, पहले उनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, मंत्री बनाया गया, और मंत्री बनाने के बाद जो चुनाव हुआ 1.5-2 महीने बाद ही हुआ, उसमें वो मंत्री जी चुनाव हार गए। नायब सिंह सैनी जो अपने मनोहर लाल खट्टर जी के लिए वहां से शंखनाद उन्होंने क्यों किया है कि करनाल से एमपी के कैंडिडेट कर दिए डिक्लेयर, लेकिन जहां से चुनाव लड़ेंगे प्रॉपर करनाल से नायब सिंह सैनी जी जो विधानसभा की सीट है, वहां सैनी मतदाता 4,500 से 5,000 वोटर हैं केवल। ठीक है। और पंजाबी वोटर वो बहुत संख्या में है, इसलिए रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो रिझाने का प्रयास है कि पूर्ण रूप से मनोहर लाल खट्टर जी अपने आप को सेफ बना लें, और उससे ज्यादा सेफ जोन चाहिए नायब सिंह सैनी जी को कि नए नए मुख्यमंत्री हैं, और कहीं ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। चुनाव में कोई 2-2.5 महीने बाद ही वोटिंग होनी है उनकी विधानसभा सीट की भी, कि ऐसी कोई
खतरे का संकेत ना आ जाए, हाँ। तो इसलिए वहां से इन्होंने बिगुल फूका है। हाँ। लेकिन जब मुख्यमंत्री होता है तो छोटा पद नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है। हाँ। और मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हाँ। ये इनके दिलों में जो है वो पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। हाँ। तो सीधी सी मैं मान करके चलता हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी को सिर्फ एक आदमी से पार्लियामेंट में खतरा है। वो लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे उनके हम कह नहीं सकते। हाँ। लेकिन विधानसभा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ही जितवा सकते हैं नायब सिंह सैनी जी को। हाँ। ना कि नायब सिंह सैनी अपने दम पे जीतेंगे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी की एक अपनी इमेज वहां पे रही है, 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल। तो नायब सिंह सैनी जी का जो पूरा वो जो निर्भर हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर निर्भर हैं आज विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। रेड्डी साहब, 9.5 साल का कार्यकाल आपने देखा भाजपा का, हमेशा बोल्ड फैसले, एग्रेसिव फैसले, बिना दबाव के फैसले हैं वो खट्टर सरकार लेती थी। अब जो इफ या बट चल रहा है भाजपा में, तो ये इफ या बट पहले नहीं होता था। अगर नायब सिंह सैनी को जीतना है तो खट्टर साहब का साथ है वो चाहिएगा। तो ये जो इफ या बट भाजपा के जो अंदर चल रहा है, तो क्या आप पहली बार देख पा रहे हैं 2 टर्म की जो सरकार है? और क्या ये अब मान के चला जाए कुछ ना कुछ तो अंदर खाते आपस में अब उलझी हुई है ना भाजपा? जो ये आरोप लग रहे हैं ना कि कांग्रेस के ऊपर, हाँ, हाँ। कि वे कांग्रेस में कई गुट हैं। हाँ। गुट कांग्रेस के अंदर नहीं है। हाँ। सिर्फ एक धड़ा ऐसा है हाँ। कि उस धड़े के अंदर वो 3 नेता हैं। हाँ। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी आज जनता की नजरों में तो ये जरूर आ गया हरियाणा प्रदेश के अंदर। हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये मनमुटाव हैं। हाँ। ये साबित किया सबसे पहले देखो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी ने जी। जींद के अंदर मेरी आवाज सुनो के नाम से उन्होंने रैली की। हाँ। उस रैली के अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने एक कहा हाँ। कि अगर दुष्यंत चौटाला जी के साथ भाजपा का गठबंधन रहेगा तो मैं बीजेपी के अंदर नहीं रहूंगा। और उनको ये पता नहीं लगा कि भाई 2 दिन बाद जो ये गठबंधन भी टूटेगा और सीएम भी बदली होंगे। उनके बेटे ने सांसद पद से इस्तीफा दे करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसी प्रकार का झटका अनिल विज जी दे रहे हैं ना। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रदेश के अंदर देखोगे तो उनके जो पुराने नेता रहे हैं, जो लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं, हाँ। किसी ने इस प्रकार का विरोध नहीं जताया, सिर झुका करके उस फैसले को स्वीकार किया। हाँ। लेकिन अनिल विज जी आज अपने स्टैंड पे कायम हैं। जब उन्होंने ये कहा कि मेरे से काफी जूनियर है, मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा, और आज वो नहीं बने। हाँ। तो इस प्रकार के सबर जब उठने लगे हैं तो ये कठिनाई जो है ना कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। और पीछे आप जाओगे 1-1.5 साल पहले खुद रोहतक के सांसद और अपने अरविंद शर्मा जी और रोहतक के पूर्व एमएलए मनीष ग्रोवर जी, इनके बीच में भी मीडिया के अंदर जो बयानात आए थे, जो इनकी डिबेट आई थी, रामविलास शर्मा जी का हुआ था। तो उस प्रकार से वो मामला पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। रामविलास शर्मा जी किसी मंच पे बोल रहे थे, वहां से किसी ने उनका कमीज खींचा तो कहा कि वह कमीज कौन खींच रहा है, मैं जाके बैठ जाता हूँ। दोबारा उनको बुलाया गया था। तो इस प्रकार के संकेत भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हैं। ये मनमुटाव कांग्रेस से ज्यादा आज कहीं दिखाई दे रही हैं कि सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा के साथ भी ये स्थिति है, और ये भविष्य में भाजपा के लिए घातक भी हो सकती है। महम रैली का एक इनपुट राठी साहब आपसे लेता हूँ। महम रैली को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो कभी रोहतक लोकसभा से तकरीबन 50,000 से ऊपर की लीड है वो देता था, पिछली बार 15-16 हज़ार की लीड है वहां से आई है, तो 51 से 16 तक। और आप बीच में क्या मानते हैं इस प्रोग्राम के बाद है कितना ग्रो है वहां से कर पाई है कांग्रेस? वो तो देखो पहले जो 16,000 की जीत आई थी उसके ऊपर तो हमने पहले भी हमने चर्चा की। कि उसका मूल कारण ये था कि जो 2 मजबूत दावेदार भारतीय जनता पार्टी के अंदर एमएलए की टिकट के लिए थे उस चुनाव में, एक बलराज कुंडू थे, एक शमशेर खरखड़ा थे। एक तो इन दोनों का जो है ना पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ देना, और जो चुनाव पिछला जो हुआ था वो सीधा 2 पार्टियों के बीच में चुनाव था या 2 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव था। उसमें ना बीच में कहीं इनेलो डिसाइडिंग फैक्टर में थी, फाइट में थी, ना जेजेपी फाइट में थी, ना आम आदमी पार्टी फाइट में थी। तो वोटों का ध्रुवीकरण ऐसा हुआ कि वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पूरे रोहतक लोकसभा के मतदाताओं ने वोट डाले, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त उछाल लेकर के गई। और जो पिछले चुनाव में जो 51,000 की लीड में हमसे कांग्रेस को मिली थी वो घट करके 16,000 की रह गई। इस रैली के बाद क्या? इस रैली के बाद का समीकरण ये है, 3 प्रोग्राम एमपी दीपेंद्र हुड्डा के महम के अंदर हुए हैं। एक 15 अक्टूबर का प्रोग्राम हुआ था जब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का वहां उद्घाटन हुआ था। उस रैली के अंदर भी, उद्घाटन समारोह के अंदर भी बहुत अच्छी भीड़ थी। एक स्थिति तो ऐसी आ गई थी कि मतलब खड़े होने के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी।
और दूसरा प्रोग्राम 26 जनवरी को किया, जो घर घर कांग्रेस का नारा है। इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी महम 24 के चबूतरे से चले और पार्टी कार्यालय तक बाजार से घूमते हुए आए। हाँ। लेकिन वो रैली का रूप नहीं था, वो घर घर कांग्रेस का था। हाँ। और तीसरा जो प्रोग्राम अब हुआ, हाँ। जो रविवार का था, चुनाव घोषणा होने के बाद पहला 17 तारीख का। हाँ। और उसमें जो रैली हुई है, हाँ। पीछे की हम 1 महीने की रैली अगर कहीं आसपास के एरिया की हम देख रहे हैं, तो उसमें हर पत्रकार जो है ना अपने फुटेज डालता है कि इतनी कुर्सियां खाली रहेगी, इतनी खाली रहेगी। हाँ। लेकिन ये पहली रैली ऐसी थी, ना केवल कुर्सियां फुल थी, बल्कि जो शेड बना हुआ था उसके दोनों तरफ एक एक रो और बनाई गई थी एक्स्ट्रा। और बाद में करीब 1500 से 1600 आदमी स्टैंडिंग पोजीशन पे भी था। और स्टेज के आसपास जो है 500 से 600 आदमी स्टेज के ही पास खड़े थे। एक सफलतम रैली जिसको हम कहते हैं, एक लंबे समय के बाद महम में ऐसी रैली हमने देखी है। होगी महम से लीड अब की बार बड़ी सम्मानजनक लीड होगी। मेरा अपना अनुमान है 30 से 32 हजार वोटों की मिनिमम लीड महम की अब की बार होने जा रही है। हाँ। और इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी की अपनी मेहनत, आनंद सिंह दांगी की अपनी मेहनत, क्योंकि आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे को एक तरह से वहाँ चुनाव मैदान में उतार दिया है। हाँ। उनका पहला चुनाव है। और आनंद सिंह दांगी भी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, 9 चुनाव अपने वो खुद लड़ चुके हैं। हाँ। और चाहेंगे कि बलराम दांगी भी पहले चुनाव में जीत हासिल करे। तो जी जान वो भी लगाएंगे। और दीपेंद्र हुड्डा जी भी, जो पिछली बार जो झटका इनको लगा था हार का, उसको बड़ी जीत अगर वो अपने इलाके से लेकर के जाएंगे तो अपने मार्जिन को बढ़ा पाएंगे। अच्छा रट साहब, रोहतक लोकसभा में क्या इस चीज का प्रभाव पड़ेगा? पिछली बार ओम प्रकाश धनखड़ हैं, वो भी दीपेंद्र हुड्डा को लेकर काफी एग्रेसिव थे। जज्जर के जो इनके उम्मीदवार थे वो भी बेहद एग्रेसिव थे। बेरी से जो उम्मीदवार थे वो भी बेहद एग्रेसिव थे। 9 की 9 विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बेहद एग्रेसिव थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो रिजल्ट सामने आए तो कहीं ना कहीं झटका ओम प्रकाश धनखड़ को भी लगा, अन्य लोगों को भी लगा कि दीपेंद्र हुड्डा की हार के बाद तो ये बात है वो उल्टी पड़ गई है। तो क्या अब की बार जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे होंगे, थोड़ी सी नरमी है वो बरतेंगे, क्योंकि इतना आक्रामक अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा है? क्या इस चीज का प्रभाव है इस चुनाव में पड़ेगा? रोहतक लोकसभा की बात करें तो देखिए, कोई भी पार्टी, हर किसी भी पार्टी का नेता, हाँ, वो अपने आप को सॉफ्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है। अगर कोई कमजोर प्रत्याशी है जिसको ये पता है कि तेरी तो वोट ही 10-15 हजार आनी है पूरी पार्लियामेंट्री के अंदर, तो वो तो अपने आप ही कमजोर नहीं है। जैसे दीपेंद्र के लोकसभा जब चुनाव था, जो भाजपा जितने भी प्रत्याशी थे ना, तो वो मेहनत भी बेहद कर रहे थे भाजपा के लिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एग्रेसिव भी थे। लेकिन जब उनकी खुद की हार हुई ना, तो उन्होंने ये चीज देखी, वो पहले सोच नहीं रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा हारेंगे। समझ गया आपके ये मेरा सवाल है कि दीपेंद्र हुड्डा के प्रति ज्यादा कड़ा रुख रखने से उनको अपने विधानसभा के अंदर होता है, वो नुकसान तो उनको झेलना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नरम रुख रखेंगे तो उनकी पार्टी के अंदर जो प्रत्याशी होगा, क्या वो शिकायत ऊपर तक नहीं जाएगी? क्या पार्टी हाईकमान इस चीज का एक्शन नहीं लेगा? तो इस चीज से करना भी चाहिए उन्होंने। एग्रेसिव प्रचार कांग्रेस भी करेगी और बीजेपी भी करेगी, लेकिन वो उसकी एक मर्यादा है उस प्रचार की भी। उस मर्यादा के अंदर पिछला चुनाव लड़ा गया, उसी मर्यादा के अंदर ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कोई भी पार्टी या पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के नेता वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो पार्टी के अंदर बीजेपी के जो नेता हैं, कहीं न कहीं उनको भी अपनी तो टिकट चाहिए। बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके टिकट के ऊपर तलवार लटक रही है। अगर उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, या कांग्रेस पार्टी अच्छा जिस विधानसभा से नहीं कर पाएगी, वो वहां तो फिर पार्टी हाईकमान सोचता है कि क्या कमी रही, किस प्रत्याशी ने हमारी कितनी मदद की, या किस दावेदार ने कितनी मदद की, या कितने जो नए चेहरे आए हैं वो खाली अपने नंबर बनाते हैं या दिल से मेहनत करते हैं। हर एक चीज की रीडिंग दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टी के लिए करो की स्थिति होगी। क्योंकि ये चीज तो मान करके पूरे हरियाणा के अंदर चला ही जा रहा है कि सबसे जो हॉट सीट है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो रोहतक की रहने वाली है। और पिछली बार भी रोहतक की सीट थी। तो अब की बार भी स्थिति ये होगी, दोनों पार्टियां जी जान लगा करके चुनाव लड़ेंगी, परिणाम कुछ भी निकले। अच्छा रट साहब, थोड़ा सा मैं ये भी ले लेता हूँ, कल दुजाना गांव में धानक समाज का प्रोग्राम था, उसमें जो दीपेंद्र हुड्डा के अंकल जी थे, तो फोन पे एमपी साहब ने भी बात की थी, तो वहां भी जैसे आपने कहा था, वहां भी यही बात निकल के सामने आई और लोगों ने भी बोला कि एमपी साहब डायरेक्ट हम आपसे हैं, वो सरोकार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बीच में कोई भी आदमी ना हो। तो एक आम जन की वही बात निकल के सामने आ रही है। तो ऐसे में अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और कैसे अपनी रणनीति है वो आगे बनानी होगी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो एक बात तो स्पष्ट ही कर दी, जो हमारे स्थानीय नेता हैं 9 के 9 हल्का के अंदर,
उनके अंदर एक ही बात क्लियर मान के चलो हाँ। कि वो सारी जनता से जुड़े हुए हैं, जनता उनसे जुड़ी हुई है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में सबको ये पता है कि आगामी आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो काम तो दीपेंद्र हुड्डा से हर आदमी जुड़ना चाहता है, उसके परिवार से जुड़ना चाहता है। उसी आधार पर मैं ये मान के चलता हूँ कि अपने चाचा की ड्यूटी उन्होंने वहाँ की लगाई है, बेरी विधानसभा क्षेत्र की। और हर विधानसभा में तकरीबन भूपेंद्र हुड्डा के परिवार से कोई आदमी सीधा जुड़ा रहेगा। स्थानीय नेता तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके अलावा उनका पारिवारिक सदस्य जरूर इन्वॉल्व होगा, ताकि जो आदमी सीधा भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा जी के परिवार से जुड़ना चाहते हैं कि वो उनसे मिल सके, उनकी जिसकी बात करवाई जा सकती है वो बात करवाएं। या मैन टू मैन जो होती है कि परिवार के सदस्य से जान पहचान होगी तो एक तरह से डायरेक्ट एंट्री होगी, उससे वोटर भी थोड़ा सा खुश रहता है। जिस रणनीति पे दीपेंद्र हुड्डा जी चल रहे हैं ये कारगर है। लेकिन ये मत मान करके चलें कि आपने इस दाव को आजमा लिया या आप ये दाव लगाओगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएंगे वो भी कोई न कोई दाव लेकर के आएंगे, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके भी परिवारजन हैं, वो भी इस चीज़ को चाहेंगे। लेकिन अब की बार जो उनकी कंपेन चली हुई है उस कंपेन का तरीका उनका जो है वो ठीक ठाक है। शुक्रिया बात करने के लिए। और हमारे कैमरे के साथी कह रहे हैं थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि कैमरे की बैटरी है वो जवाब देने वाली है। लगातार है राठी साहब से हम रूबरू आपको करवाते रहेंगे, जो हरियाणा के राजनीतिक हालात हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, जो भी दिन भर की राजनीति की जो हलचल है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति की कहानी पूरी तरीके से फिल्मी चल रही है। जब आप ये सोचेंगे क्लाइमैक्स आने वाला है, भैया दी एंड आने वाला है, तो उसी में एक नया ट्विस्ट है वो लगातार है वो आता रहेगा। इस टाइप की राजनीति है हरियाणा प्रदेश की है वो चली हुई है। शुक्रिया।